हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग फार्माकोलॉजी फर्स्ट में स्टडी करने वाले हैं सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सिस्टमिक रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने का हमारा एम होता है कि जो ड्रग है ये एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचे एवं सर्कुलेशन के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिस्टमिक रूट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ओरल रूट, सेकंड सबलिंगुअल या बकल रूट, थर्ड रेक्टल रूट, फोर्थ क्यूटेनियस रूट, फिफ्थ इनहेलेशन रूट, सिक्स नेजल रूट, 7 पेरेंट्रल रूट। आइए सबसे पहले हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही हम अपने अधिकांश दवाइयों को काफ़ी पुराने समय से अपने बॉडी के अंदर इंटर करा रहे हैं। ये काफ़ी सेफ है। साथ ही इस रूट से देने में हम ड्रग को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं एवं इस रूट से ड्रग लेने के लिए हमें किसी प्रकार की असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही ये रूट नॉन इन्वेंसिव होता है एवं पेनलेस होता है। वह जितने भी डोजेज फॉर्म है जिसे हम ओरल रूट से एक्सेप्ट करते हैं वो सारी ड्रग को हमें एस्टलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। और एस्टलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। तो हमें ओरल रूट से दी जाने वाली ड्रग को एस्टलाइज नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये ड्रग सस्ती होती है एज कम्पेयर टू पेनिट्रल। इन सब के साथ ही जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है या फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, इन दोनों ही डोजेज फॉर्मों को हम ओरल रूट से एक्सेप्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल एवं लिक्विड डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, हमने दो डिवीजन किया है। फर्स्ट डिवीजन में हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल को मेंशन किया हुआ है एवं जो सेकंड डिवीजन है इसमें हम लिक्विड डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल को मेंशन किया है। अगले स्लाइड में हम स्टडी करने वाले हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिमिटेशंस के बारे में। ओरल रूट के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी ड्रग है उस ड्रग का इफेक्ट आने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इमरजेंसी टाइम में हम ओरल रूट से दी जाने वाली ड्रग को चॉइस नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि जब भी हम ओरल रूट से किसी भी टैबलेट या कैप्सूल को देते हैं तो ये टैबलेट या कैप्सूल हमारे स्टमक में जाएगी, वहाँ पे इसका डिसोसिएशन होगा, फिर डिसोल्यूशंस होगा, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगी एवं सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ये ड्रग हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी एवं उसके बाद ये ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी, जिसमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए इसे हम इमरजेंसी टाइम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी टाइम में हम डायरेक्ट पेनिट्रल ड्रग को इस्तेमाल करेंगे। जो सेकंड लिमिटेशन ये है कि जो अनप्लेटेबल ड्रग है उसको हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं ये ओरल रूट से ऐसे ड्रग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ ही ऐसे ड्रग के कारण नौसिया एवं वोमिटिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही जो हमारा थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो अनकॉन्शियस एवं वोमिटिंग पेशेंट होते हैं उनको हम ओरल रूट से जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं। साथ ही जो फोर्थ लिमिटेशन ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ये ड्रग का हमारे जीआईटी ट्रैक से उसके एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल हो सकता है और इस ड्रग का इरेटिक मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ ऐसे ड्रग हैं जो हमारे जीआईटी ट्रैक में आयोनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उनका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ड्रग जैसे स्ट्रेप्सोमाइसिन हमारे जीआईटी ट्रैक में आयोनाइज हो जाता है, जिसके कारण इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एवं कुछ ड्रग हमारे फूड के प्रेजेंस में उसका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन अगर मिल्क के साथ लिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण हमें इसके किसी भी प्रकार के थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। आइए अब हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फिफ्थ लिमिटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जूस या फिर लीवर के कांटेक्ट में आते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी हमारे डाइजेस्टिव जूस के कांटेक्ट में आते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका इस्तेमाल हम एक एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन। इंसुलिन भी हमारे डाइजेस्टिव जूस के कांटेक्ट में आते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसे हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए करते हैं। एवं जो हमारा थर्ड एग्जांपल वो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ये भी हमारे डाइजेस्टिव जूस के कांटेक्ट में आते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका इस्तेमाल हम कार्डियक डिसीज के ट्रीटमेंट में करते हैं।
एवं जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो है टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन है। हमारा जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो है लिडोकेन। लिडोकेन एक एनेस्थेटिक ड्रग है और ये भी हमारे डाइजेस्टिव जूस के कांटेक्ट में आते हैं डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी तक हमने ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी किया, साथ ही इसके लिमिटेशंस को भी देखा। अब हम सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकेंड रूट है सबलिंगुअल या फिर बकल रूट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबलिंगुअल या बकल रूट में हम ड्रग को अपने टंग के नीचे रख लेते हैं, जिससे वो सलाइवा के कांटेक्ट में आती है और धीरे धीरे वो डिजॉल्व होने लगती है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। साथ ही जो हमारा सबलिंगुअल या बकल रूट है, इस रूट से हम सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग को ही एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी ड्रग है सबलिंगुअल या बकल रूट के लिए वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। साथ ही जो हमारी सबलिंगुअल या बकल रूट की जितनी भी ड्रग है उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ओरल रूट। और जब एब्जॉर्प्शन फास्ट हो रहा है जिसके कारण हमें सबलिंगुअल या बकल रूट से दी जाने वाली जो ड्रग है उसका जो एक्शन है वो हमें कुछ ही मिनटों में देखने को मिल सकता है। बकल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट के थ्रू हम जिस ड्रग को ले रहे हैं उस ड्रग का अगर डिजायर्ड इफेक्ट हमें प्राप्त हो चुका है तो हम उस ड्रग को रिप्लेस भी कर सकते हैं हम अपने बकल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट से। वहीं सबलिंगुअल या बकल रूट की जो सबसे बड़ी मेजर एडवांटेज है वो ये है कि इस रूट से दी जाने वाली जितनी भी ड्रग है वो ड्रग हमारे लीवर को बाईपास कर जा रही है, अर्थात उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाएगी। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं उस ड्रग का जिसे हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एवं जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है डेसएमिनोऑक्सीटोसिन। रिक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस रूट से हम कुछ इरिटेंट या फिर अनप्लीसेंट ड्रग को हम रेक्टम में पुट कर देते हैं, जैसे कि सपोजिटरी एवं एनिमा, जो कि यहाँ पे जैसे ही हम इसको पुट करते हैं रेक्टम में ये हमें सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही वोमिटिंग या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए। इस रूट से जितनी भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, साथ ही इरेगुलर वे में उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में पाया जाता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। वहीं बच्चों में रिक्टम रूट के द्वारा डायजीपम सॉल्यूशंस एवं पैरासीटामोल सपोजिटरी का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये काफ़ी फास्ट होता है। अगर हम किसी पेशेंट को रिक्टम रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा रिक्टम होता है उसमें दो हीमोरॉयडल वेन पाया जाता है। फर्स्ट एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन होता है एवं जो सेकेंड होता है वो इंटरनल हीमोरॉयडल वेन होता है। अगर हम रिक्टम रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं और उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन के द्वारा हो रहा है वो ड्रग बाईपास कर जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। लेकिन अगर उसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटरनल हीमोरॉयडल वेन के द्वारा हुआ तो वो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस है, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन है ये हमारे लीवर से होते हुए नहीं जाती है, जबकि वहीं बात करें इंटरनल हीमोरॉयडल वेन की तो ये हमारे लीवर से होते हुए क्रॉस करती है। इसलिए इस रूट से जितने भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा अगर इंटरनल हीमोरॉयडल वेन के द्वारा तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस हैं। इस आधार पर ही हम कहते हैं कि जब हम रिक्टम रूट से किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं तो उस ड्रग का जो 50% कंसंट्रेशन है वह 50% कंसंट्रेशन हमारे लीवर को बाईपास करता है, जबकि वहीं उसी ड्रग का 50% कंसंट्रेशन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इसके कारण ये है कि जो हमारा हीमोरॉयडल वेन है वो दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल एवं इंटरनल। जो एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन के द्वारा जिस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारे लीवर को बाईपास करेगा, एवं जो इंटरनल हीमोरॉयडल वेन के द्वारा जितने ड्रग के मात्रा का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस हैं। अगर आप इस फिनोमिना को एक सुटेबल डायग्राम की मदद से स्टडी करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल एवं इंटरनल हीमोरॉयडल वेन के बारे में स्टडी कराया है, साथ ही इसमें यह भी डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार जो हमारा एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन है इस वेन के द्वारा जितनी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लीवर को बाईपास कर जाती है। अगर हम इरिटेंट ड्रग को रेक्टम रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं जिसके कारण जो हमारा रेक्टल रूट है इसमें इन्फ्लामेशन होने के चांसेस है।
आइए अब हम कुछ ड्रग के एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि रिक्टम रूट के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है डाइजीपम, सेकेंड इंडोमिथासिन, थर्ड पैरासीटामोल, फोर्थ अर्गोटामिन। अगली स्लाइड में हम क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्यूटेनियस रूट में हम हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होते हैं उसको हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिससे वहाँ से उस ड्रग का हमारे स्किन के थ्रू प्रोलॉन्गर एब्जॉर्प्शन होता है और ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचकर अपना इफेक्ट शो करते हैं। क्यूटेनियस रूट के थ्रू हम जितने भी ड्रग को लेते हैं वो ड्रग हमारे लीवर को बाईपास कर जाते हैं, अर्थात उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। क्यूटेनियस रूट में हम ड्रग को अपने ऑइंटमेंट में मिक्स करके हम उसको अपनी स्किन के सुपरफिशियल एरिया पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो ड्रग हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। क्यूटेनियस रूट के थ्रू हम जो भी ड्रग लेते हैं इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्किन के थ्रू, और इसके एब्जॉर्प्शन को हम इन्हेंस कर सकते हैं वेरियस मेथड के द्वारा, जिसमें फर्स्ट मेथड है उस प्रिपरेशन को रबिंग करके, सेकेंड मेथड है कि उसके प्रिपरेशन में हम ऑयली बेस्ड का इस्तेमाल करके, एवं जो थर्ड मेथड है वो है ड्रेसिंग करके। आइए अब हम क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम के बारे में। ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम में हम एक एडहेसिव पैचेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक डिवाइस होता है और इसका जो शेप है या फिर साइज है वो वेरी कर सकता है। ये जो हमारा डिवाइस है ये ड्रग को कंटेन करके रखता है और इससे जो ड्रग है वो एक कांस्टेंट रेट से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर लेयर होता है हमारे स्किन अर्थात एपिडर्मिस का, और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच एक प्राइमरी बैरियर का कार्य करता है। प्राइमरी बैरियर क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट में हमारी जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आसानी से हमारे बॉडी में स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर ना कर सके, इसलिए ये प्राइमरी बैरियर का काम करता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। और इस स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि आउटर लेयर है हमारे स्किन के, इसके कांटेक्ट में हम अपने डिवाइस को अटैच कर देते हैं और इस डिवाइस में जो ड्रग फील होती है वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाती है और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में पूरे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम में हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस की जो बेकिंग फिल्म और रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इसी स्पेस में हम अपने ड्रग को फिल करके रखते हैं। और ये जो बेकिंग फिल्म होता है इस एरिया से हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इस डिवाइस का जो रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन है, इस माइक्रोपोर मेम्ब्रेन के थ्रू ही हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये जो रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन है इसमें स्मॉल स्पोर पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ड्रग वहाँ से डिफ्यूज होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचता है। और ये जो डिवाइस है इस डिवाइस में जो हमारी ड्रग फिल की जाती है वो तो या फिर सॉल्यूशंस के फॉर्म में हो सकती है या फिर पॉलीमर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम में जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस का जो एडहेसिव लेयर है, इस एडहेसिव लेयर को हम दूसरे फिल्म के द्वारा प्रोटेक्ट कर देते हैं और इस फिल्म को हम जैसे ही हम इस पैचेस को इस्तेमाल करने वाले होते हैं, इसके जो एडहेसिव लेयर पर जो हमने फिल्म अप्लाई किया था इस फिल्म को रिमूव करके और उसके बाद जो हम ये डिवाइस है उसको हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि हमने क्यों जो हमारी एडहेसिव लेयर है उस पर हम अनदर फिल्म के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किए थे। ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम में जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस डिवाइस का जो एडहेसिव लेयर है जो कि हमारे स्किन से जाकर अटैच होती है, जिसके थ्रू हमारा जो ड्रग है डिवाइस से डिफ्यूज होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है। इस एडहेसिव लेयर के साइड ही जो हमारा कंट्रोल माइक्रोपोर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इस कंट्रोल माइक्रोपोर मेम्ब्रेन में स्मॉल स्पोर पाए जाते हैं, जिसके थ्रू हमारा ड्रग हमारे डिवाइस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है और इस स्पोर के थ्रू ही हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंटर कर सकता है हमारे डिवाइस में या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर के
कारण जो हमारा डिवाइस के अंदर जो ड्रग फिल है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए इस स्पोर को हम अनदर फिल्म के द्वारा प्रोटेक्ट कर देते हैं, अर्थात एडहेसिव लेयर को हम अनदर फिल्म के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो हम एडहेसिव लेयर पे जो अनदर फिल्म के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किए थे, इस प्रोटेक्शन को हम रिमूव करते हैं जब हम उस डिवाइस को अप्लाई करने से पहले। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम में जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें ड्रग फिल होती है, उस डिवाइस से ड्रग डिफ्यूजन के थ्रू हमारे स्किन सरफेस पे पहुंचती है और स्किन सरफेस से परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो ड्रग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है। साथ ही जो स्किन का एब्जॉर्प्शन का जो सबसे स्लोवेस्ट रेट है, उससे भी कम माइक्रोपोर मेम्ब्रेन से स्किन के सरफेस तक ड्रग को डिलीवर कराने की रेट है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी डिवाइस की माइक्रोपोर मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ड्रग की उतनी ही मात्रा को डिलीवर कराई जाएगी हमारे स्किन सरफेस पे, ताकि जो हमारा स्किन है उसको आसानी से एब्जॉर्ब करके हमारे ड्रग को सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचे और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा उस ड्रग का हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि हमारा जो स्किन है, इस स्किन से प्रतिदिन में 2 mg ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हमारा जो डिवाइस है ये उस माइक्रोपोर मेम्ब्रेन के थ्रू 1 mg ही ड्रग को डिलीवर करेगा, ताकि जो हमारा ड्रग है वो आसानी से हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचे। अगर उस डिवाइस के माइक्रोपोर मेम्ब्रेन से 2 mg से ज़्यादा ड्रग डिलीवर हो रही है हमारे स्किन सरफेस पे, तो उस ड्रग का पूरा अमाउंट हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारा स्किन पर डे 2 mg ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है और हमारा डिवाइस अगर 2 mg से ज़्यादा उस ड्रग को डिलीवर कर रहा है हमारे स्किन सरफेस तो अधिक अमाउंट में जो ड्रग है वो हमारे सरफेस पे, स्किन सरफेस पे एक्यूमुलेट होती जाएगी, जिसके कारण हमारा वहाँ का एब्जॉर्प्शन रेट घट जाएगा और ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। इसीलिए जो हमारी डिवाइस बनाई जाती है उसमें जो माइक्रोपोर मेम्ब्रेन से उतनी ही ड्रग को डिलीवर कराते हैं, ताकि हमारी जो ड्रग का पूरा अमाउंट हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचे। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम के थ्रू हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन में जो वेरिएशन आ रही थी हमारे डिफरेंट साइट्स के कारण, उस वेरिएशंस को अर्थात ड्रग एब्जॉर्प्शन के वेरिएशन को हम बंद कर सकते हैं। साथ ही ये जो ड्रग साइट के एब्जॉर्प्शन में वेरिएशन आ रही है, इसका मेन कारण है डिफरेंट साइट्स के प्रॉपर्टी। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम में हम जिस डिवाइस को अपने बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ना कि एप्लीकेशन साइट पे बल्कि पूरे होल बॉडी में जो हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट रूप में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा ड्रग का डिफ्यूजन हो रहा है ये कांस्टेंट हो रहा है हमारे स्किन से और ये पहुँच रहा है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसके द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम उस ड्रग को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसीलिए जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन होगा वो पूरे बॉडी में कांस्टेंट रूप में मिलेगा। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम में हम डिवाइस को अपने बॉडी के चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, मेस्टोइड रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ड्रग हमारे डिवाइस से डिफ्यूज होकर हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी ड्रग को हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी तक इंडिया में ट्रांसडर्मल पैच के रूप में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, निकोटीन है एवं स्टेरॉयड अवेलेबल है ट्रांसडर्मल पैच के रूप में, जबकि वहीं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एवं हायोसिन्स और क्लोनिडिन का जो ट्रांसडर्मल पैच है इसको हम अदर कंट्री से मंगवाते हैं। अभी तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट ड्रग के लिए जो हमारा ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम का जो पैच है उसको हम 2 से 3 दिनों के यूटिलाइज के लिए भी हम उसको डिजाइन कर दिए हैं। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम हमारे ड्रग के स्मूथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन को प्रोवाइड कराता है बिना किसी फ्लैक्चुएशंस के, साथ ही मिनिमाइज करता है ड्रग के इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशंस को और साइड इफेक्ट को। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम मोर कंफर्टेबल होता है। ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट है वो ओरल टैबलेट को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांसडर्मल पैचेस को प्रीफर कर रहे हैं सेम ड्रग का, क्योंकि जो ट्रांसडर्मल पैच है इसको अगर एक बार अप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से ड्रग डिफ्यूज होकर हमारे स्किन के सरफेस पर आएगा और स्किन सरफेस से ये एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब इस ड्रग को लेने के लिए हमें स्पेशल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है
और ना ही इसमें डोज में गैपिंग की चांसेस है, क्योंकि ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम में ऑटोमेटिक ड्रग डिफ्यूज हो रहा है, जबकि ओरल जो टैबलेट है उसको लेने के लिए हमें स्पेशल टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ट्रांसडर्मल पैचेस में ऐसा नहीं है, इसीलिए पेशेंट्स ट्रांसडर्मल पैचेस को प्रीफर कर रहे हैं, ना कि ओरल टैबलेट को। ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई करने से लोकल इरिटेशन एवं इरेथिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इरेथिमा मतलब स्किन में रेडनेस आ जाना है, जो कि एक माइल्ड कंडीशन है, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस के जो एप्लीकेशन साइट है उसको में हम चेंजिंग लाकर इस कंडीशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम इन्हेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इन्हेलेशन रूट के थ्रू हम वोलेटाइल लिक्विड एवं गैसेस को देते हैं, जो कि एक सिस्टमिक एक्शन शो करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है जनरल एनेस्थेटिक। जब हम इन्हेलेशन रूट के थ्रू किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारे एल्वुलाई में होता है, एल्वुलाई के सरफेस से, और जिसके कारण उस ड्रग का जो एक्शन है वो काफ़ी फास्ट मिलता है हमें। अगर इन्हेलेशन रूट के थ्रू हम अपने ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो ड्रग डिफ्यूज बैक हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा एक्सपायरेशन के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेट को कंट्रोल करना पॉसिबल है प्रत्येक मूवमेंट पे एडजस्टमेंट के द्वारा। अगर हम इन्हेलेशन के थ्रू इरिटेंट वेपर को एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं, जैसे कि ईथर को, जिसके कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा और वहाँ पे सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इन्हेलेशन रूट के थ्रू हम जितने भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं वो सारी की सारी ड्रग हमारे हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाती है। यह ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड होता है और इसमें एक ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ केसों में हम इन्हेलेशन रूट के थ्रू एरोसोल प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं, और ये जो एरोसोल प्रोडक्ट होता है ये कोलाइडल सिस्टम होता है। इसमें जो हमारा पार्टिकल होता है ड्रग का ये सस्पेंड होता है एयर में, और यहाँ पे जो एयर है यह एक डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। अब हम नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। नेजल रूट से जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो जो हमारा नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हमारे बहुत सारे ड्रगों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है काफ़ी जल्दी। और साथ ही नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम जितनी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं वो सारी की सारी ड्रग हमारे डाइजेस्टिव जूस एवं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाती है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं ड्रग के जो नेजल रूट्स के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन एवं डेस्मोप्रिन। इन सारे ड्रगों को हम स्प्रे या नेबुलाइज सॉल्यूशंस के फॉर्म में हम नेजल रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। नेजल रूट के थ्रू हम इंसुलिन जैसे पेप्टाइड ड्रग को भी ट्राई कर रहे हैं इस रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए। साथ ही कुछ ऐसे ड्रग को भी ट्राई कर रहे हैं नेजल रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास कर जाए। अब हम पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा पेरेंट्रल है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, पर और इंटेरल। जो पर है इसका अर्थ होता है बियॉन्ड, और जो इंटेरल है इसका अर्थ होता है इंटेस्टाइन। मतलब जो हमारी ड्रग है वो इंटेस्टाइन में गए बिना ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाती है। इस रूट को हम पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम अपने ड्रग को इंजेक्शन की मदद से टिश्यू फ्लूइड या फिर ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। एवं पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारी ड्रग है इसको हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्रॉस नहीं करना पड़ता है। पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी ड्रग है इसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं टिश्यू फ्लूइड या ब्लड स्ट्रीम में, एवं जो ड्रग हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्रॉस करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगा हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सर्कुलेटरी सिस्टम में, यहाँ पे ड्रग का नेचर डिपेंड करेगा कि ड्रग का नेचर किस प्रकार है, उसके आधार पे हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। आइए अब हम पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम जिस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं उस ड्रग का जो एक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि इसमें जो ड्रग है इसको हम डायरेक्ट इंजेक्शन की मदद से हम टिश्यू फ्लूइड या फिर
ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण इस ड्रग का एक्शन हमें फास्ट देखने को मिलता है। इसलिए हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वैसे ड्रग जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हो या फिर वॉमिटिंग, उस ड्रग को हम पेरेंटल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं, क्योंकि इस रूट में हम ड्रग को इंजेक्शन की मदद से टिश्यू फ्लूइड या ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन एवं वोमिटिंग होने के चांसेस नहीं हैं। साथ ही पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम अनकॉन्शियस एवं वोमिटिंग पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रग हमारे डाइजेस्टिव जूस के कंटेक्ट में या फिर फूड के प्रेजेंस में उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में हम पेरेंटल रूट से उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस के कंटेक्ट में आने से बहुत सारे ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हम प्रीफर करेंगे पेरेंटल रूट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरेंटल रूट में हम ड्रग को डायरेक्ट टिश्यू फ्लूइड या फिर ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन की मदद से, तो हम कह सकते हैं कि पेरेंटल रूट में हमारे ड्रग का किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फूड या फिर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट नहीं है। साथ ही जो इरिटेंट ड्रग होते हैं या फिर वैसे ड्रग जो हमारे डाइजेस्टिव जूस के कंटेक्ट में आने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उन सारे ड्रग को हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं। साथ ही जो सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि जिस ड्रग को हम पेरेंटल रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं वह ड्रग हमारे हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाता है। आइए अब हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम जिस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं उस ड्रग के प्रिपरेशन टाइम हमें उसे स्टेलाइज करना पड़ता है, और स्टेलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें हम 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है स्टेलाइजेशन, जिसके कारण जो हमारा ड्रग है इसका कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है, इसलिए इसे हमें काफ़ी हाई रेट में ख़रीदना पड़ता है, और ये पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेजर डिसएडवांटेज है। साथ ही जो सेकेंड डिसएडवांटेज है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि ये जो टेक्निक है ये काफ़ी पेनफुल होता है, और इसमें जो सेल्फ मेडिकेशन होता है ये डिफ़िकल्ट होता है। एवं इसमें सेल्फ मेडिकेशन तो डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन इस मेडिकेशन को लेने के लिए हमें एक ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही जो थर्ड मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब हम पेरेंटल रूट के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो जैसे ही हम इंजेक्शन के थ्रू से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा नर्व सेल है या फिर जो ब्लड वेसल्स है ये डैमेज हो जाती है। और जो फोर मेजर डिसएडवांटेज है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि पेरेंटल रूट के कारण नेक्रोसिस एवं ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ या टिश्यू डेथ। इसका जो डेथ होने का कारण है सेल डेथ या टिश्यू डेथ, वो है इंजरी। और जब हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का जो हमारा सेल है उसमें इंजरी आ जाती है, जिसके कारण नेक्रोसिस हो जाता है। जो हमारा पेरेंटल रूट होता है ये काफ़ी लेस सेफ होता है एज कम्पेयर टू ओरल, क्योंकि ओरल रूट के थ्रू हम जिस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा देंगे उसको हम दोबारा बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं वॉमिटिंग के थ्रू। लेकिन अगर हम पेरेंटल रूट के थ्रू अगर किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा दे रहे हैं तो उसको हम बॉडी से बाहर एलिमिनेट आउट तुरंत नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा ड्रग है पेरेंटल रूट में, इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को टिश्यू फ्लूइड या ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर ओरल रूट के थ्रू हम ड्रग को दे रहे हैं तो उस ड्रग को हम वोमिटिंग के थ्रू बाहर भी निकाल सकते हैं। फोर इम्पोर्टेंट पेरेंटल रूट होता है, जिसमें फर्स्ट होता है सबक्यूटेनियस, सेकंड इंट्रामस्कुलर, थर्ड इंट्रावेनस एंड फोर्थ इंट्राडर्मल। ये सबसे पहले हम सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें हम ड्रग को इंजेक्शन की मदद से हम अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट कर देते हैं। और जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है इसमें रिच सप्लाई होती है नर्व सेल की, जबकि लेस सप्लाई होती है वेस्कुलर की, जिसके कारण जो हमारा सबक्यूटेनियस रूट होता है इसमें हम इरिटेंट ड्रग को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिच सप्लाई है नर्व सेल की।
एवं जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई लेस है, इसलिए यहाँ से जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर। वहीं हम सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिमिटेशन की बात करें तो इसमें हम स्मॉल अमाउंट के ड्रग को ही इंजेक्ट कर सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। वहीं जो हमारा सबक्यूटेनियस रूट है इसमें सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है। इसका कारण यह है कि जो हमारा इंजेक्शन है इसको डीप पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है यहाँ पे लेस वेस्कुलर सप्लाई होती है, जिसके कारण हमारा जो ड्रग का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कांस्टेंट होगा और हमें प्रोलॉन्ग इफेक्ट देगा। एवं जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू है इसमें जो हमारी रिच नर्व सेल की सप्लाई है, जिसके कारण हम इरिटेंट ड्रग को इस रूट से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इरिटेंट ड्रग को सबक्यूटेनियस रूट से दे दिए तो वहाँ पे पेन काफ़ी ज़्यादा होगा एवं नेक्रोसिस होने के चांसेस है। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम अधिकतम 2 ml तक ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो कि सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये लिमिटेशंस है। सॉक्स पेशेंट्स के अंदर हम सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा ड्रग का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है वो डिले होने लगता है, जिसके कारण हमें उस ड्रग का इफेक्ट काफ़ी स्लो देखने को मिलेगा। एक्वस सस्पेंशन का जो डिपोट प्रिपरेशन होता है उसको हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में, जिससे हमें प्रोलॉन्ग एक्शन देखने को मिलेगा उस ड्रग का। आइए अब हम क्यूटेनियस रूट के कुछ स्पेशल फॉर्म्स को देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है डर्मोजेट, सेकंड है पैलेट इम्प्लांटेशन एवं थर्ड है सेलिस्टिक, जिसके अंदर हम बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम डर्मोजेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। डर्मोजेट प्रोसेस में हमें नीडल की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो हमें पेन नहीं होगा। साथ ही जो हमारा डर्मोजेट प्रोसेस है इसमें हम एक गन लाइक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा ड्रग है जो सॉल्यूशंस के फॉर्म में है उसको हम फिल कर देते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, और इस इंस्ट्रूमेंट में एक माइक्रोफाइन ओरिफिस होता है जिसके थ्रू हमारा ड्रग हमारे स्किन के अंदर इंटर करेगा। और जैसे ही इस गन को, मतलब जो हमारा डर्मोजेट है, इसको हम अपने स्किन के सुपरफिशियल एरिया पर रखकर अप्लाई करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमारा ड्रग था उस गन लाइक इंस्ट्रूमेंट के माइक्रोफाइन ओरिफिस से होते हुए हमारे स्किन के सुपरफिशियल एरिया को क्रॉस करते हुए हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और ये जो ड्रग है ये हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो रहा है, जिसके कारण सस्टेन रिलीज हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा और इसमें किसी प्रकार की पेन हो ही नहीं रही है, क्योंकि इसमें नीडल की आवश्यकता पड़े ही नहीं। साथ ही इसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है गन लाइक इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम डर्मोजेट बोल रहे हैं, इस डर्मोजेट के अंदर जो हमारा सॉल्यूशंस फिल किया जा रहा है ड्रग का, ये जो सॉल्यूशंस है ये काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव करते हुए हमारे स्किन के सुपरफिशियल एरिया को क्रॉस करते हुए सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। अब हम पैलेट्स इम्प्लांटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो हमारा ड्रग होता है ये सॉलिड पैलेट्स के रूप में होता है, जिसको हम टॉर्चर एंड कैनुला के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये हमें सस्टेन रिलीज इफेक्ट देखने को मिलता है महीनों या फिर हफ्तों तक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन, सेकेंड एग्जाम्पल है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, एवं इसमें जो हमारा टॉर्चर या फिर कैनुला है ये एक मेडिकल डिवाइस होता है। अब हम सेलेस्टिक इम्प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो हमारा सेलेस्टिक इम्प्लांट्स होता है इसे 2 प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जो हमारे सेलेस्टिक इम्प्लांट्स होता है इसमें हम अपने ड्रग को, जो कि क्लिस्टराइन फॉर्म में होता है, उसको पैक करते हैं ट्यूब या फिर कैप्सूल में, और ये जो हमारा कैप्सूल होता है ये सुटेबल मटेरियल से बना होता है, मतलब अगर इसको हम स्किन के अंदर इम्प्लांट करेंगे तो ये किसी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट हमारे बॉडी पर देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें जैसे ही हम अपने क्रिस्टलाइन ड्रग को पैक करते हैं कैप्सूल में और इस कैप्सूल को हम अपने स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और इस कैप्सूल से हमारा जो ड्रग है ये स्लोली रिलीज होता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन अवेलेबल कराता है ड्रग का, जिसके कारण उस ड्रग का हमारे ब्लड में कांस्टेंट लेवल मेंटेन रहता है। इस मेथड के थ्रू हम जो ड्रग को लेते हैं उस ड्रग का इफेक्ट हमें महीनों तक देखने को मिलता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा सैलिस्टिक इम्प्लांट्स होता है ये दो प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स होता है इसको हमें कुछ महीनों बाद अपने बॉडी से अर्थात स्किन के अंदर से हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जबकि जो बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स होता है उसको एक बार अगर हमें स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिए तो उसको हमें बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारा सैलिस्टिक इम्प्लांट्स है ये अभी ट्राई किया जा रहा है हार्मोन एवं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। अब हम इंटरमस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो हमारा ड्रग है उसको हम इंजेक्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स के लेयर पे। और ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स है उसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है डेल्टॉइड, सेकंड ट्राइकप्स एवं थर्ड ग्लूटियस मैक्सिमस एवं फोर्थ रेक्टस फीमोरिस। ये जो हमारा स्केलेटल मसल है यहाँ पे जो लेस सप्लाई होती है सेंसरी नर्व की, जबकि मोर सप्लाई होती है वेस्कुलर की। मतलब यहाँ पे अगर सेंसरी नर्व का जो सप्लाई है वो लेस है, मतलब यहाँ पे इरिटेंट होने के चांसेस कम है अगर हम इंजेक्शन यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो। जबकि वहीं बात करें एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर की सप्लाई इंक्रीज है, जिसके कारण जो हमारा ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हमें देखने को मिलेगा। एवं यहाँ पे जो हम इंजेक्शन अप्लाई करते हैं वो लेस पेनफुल होता है। जबकि इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीप पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही जो हमारा इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसका इस्तेमाल हम डिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए करते हैं। मतलब इस रूट के थ्रू जो हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं उस ड्रग का हमें सस्टेन रिलीज इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसके एग्जांपल की बात करें कि कौन से ड्रग इसमें हम इंजेक्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट है ऑयली सॉल्यूशंस, एक्वस सस्पेंशंस। ये सारे ड्रग का जो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा वो है सस्टेन रिलीज। साथ ही वैसे पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट एंटीकोगुलेंट के साथ चल रहा हो ऐसे पेशेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें लोकल हेमेटोमा देखने को मिल सकता है। अब हम इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसके थ्रू जो हमारा ड्रग है इसको इंजेक्ट कर सकते हैं या तो फिर बोलस के रूप में या फिर इन्फ्यूज के रूप में। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बोलस और इन्फ्यूज होता क्या है। आइए सबसे पहले हम बोलस के बारे में स्टडी करते हैं। बोलस इंजेक्शन में हम अपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं बोलस के रूप में, और ये जो हमारा बोलस होता है ये सिंगल लार्ज डोज होता है हमारे ड्रग का। हम बोलस इंजेक्शन का इस्तेमाल तब करेंगे जब पेशेंट्स को किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होगी उसके सर्कुलेशन में, तब हम बोलस इंजेक्शन को प्रीफर करेंगे। वहीं बात करें इन्फ्यूज की तो इसमें जो हमारा ड्रग है ये स्लोली कुछ घंटों तक हमारे सुपरफिशियल वेन के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है। ये जो हमारा इंट्रावेनस रूट होता है इस रूट के थ्रू हम अपने ड्रग को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जिसके कारण उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो हमें इमीडिएटली देखने को मिलता है। यही कारण है कि इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम प्रीफर करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। जो हमारा इंटमा वेन होता है ये इनसेंसिटिव होता है, मतलब अगर कोई हाईली इरिटेंट ड्रग है उसको हम इंटमा वेन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण उस ड्रग का इरिटेंट प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनसेंसिटिव होता है। जो हमारा इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो हमारा इंजेक्टेड वेन होता है उस वेन में थ्रोम्बोफिलोवाइटिस होने के चांसेस होने लगते हैं। साथ ही उस सराउंडिंग टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाते हैं, जिसके कारण एक्स्ट्रावेजिनेशंस होते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थ्रोम्बोफिलोवाइटिस होता क्या है। यह एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा ब्लड है ये क्लॉट का फॉर्मेशन करता है और हमारे वेन को एक या एक से अधिक वेन को ब्लॉक कर देता है। ये जो हमारा इंट्रावेनस रूट है इस रूट के थ्रू हम केवल एक्वस सॉल्यूशंस को ही दे सकते हैं। इस रूट के थ्रू हम सस्पेंशंस को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सस्पेंशंस में पार्टिकल होते हैं इस पार्टिकल के कारण इम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं। और ये जो हमारा इंट्रावेनस रूट है इस रूट के थ्रू हम डिपोर्ट प्रिपरेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा इंट्रावेनस रूट है इस रूट के थ्रू अधिकांश चांसेस हैं कि जो हमारा एयर इम्बोलिज्म होने के। साथ ही जो हमारा इंट्रावेनस रूट है इस रूट के थ्रू अगर हम किसी ड्रग को दे रहे हैं तो उस ड्रग का जो डोज है वो स्मॉल रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस रूट के थ्रू दी जाने वाली ड्रग का जो बायोएबिलिटी होती है वो 100% होती है। और अगर हमें लार्ज वॉल्यूम में भी ड्रग को इंजेक्ट करना है तो उसे हम इन्फ्यूज के थ्रू हम इंट्रावेनस रूट के द्वारा अपने ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम में। साथ ही जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस रूट का वो ये है कि इस रूट के थ्रू अगर हम ड्रग को दे रहे हैं तो उस ड्रग का पूरा कंसंट्रेशन
डायरेक्ट हमारे ऑर्गन के कांटेक्ट में आता है, जैसे हार्ट और ब्रेन। अब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को हम इंजेक्ट करते हैं स्किन के लेयर के बीच में, और इसके एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है वैक्सीन्स एंड सेकेंड एग्जांपल है सेंसिटिविटी टेस्टिंग। और ये जो रूट है ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस रूट के थ्रू हम स्मॉल अमाउंट में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं जो कि काफ़ी पेनफुल होता है।